हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज बेटा लेक्चर नंबर 2 करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने रिवाइज किया होगा सब। क्या किया था थोड़ा मुझे बताओगे? रिकैप, चलिए रिकैप देखते हैं कि आपको कितना याद है हमने लास्ट टाइम क्या किया था। यस, एनीवन कैन टेल मी? पीडीएफ? अरे पीडीएफ नहीं पहुंची क्या आप लोगों के पास? हाँ चलो मैं वो भेज देता हूँ, अभी भेज दूंगा। ठीक है, उसके अलावा किसी ने नोट किया होगा या नोट करते ही नहीं आप लोग? कुछ याद हो? ओरल किसी को याद नहीं है? लास्ट लेक्चर में क्या किया था किसी को याद नहीं है ना? बताओ भाई, कुछ तो जियोमेट्री की थी हमने। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। हाँ जी सर। हाँ, तो उन क्वेश्चंस में क्या कुछ आपने नया पढ़ा, क्या कुछ पुराना पढ़ा, क्या समझ में आया? कुछ तो क्वेश्चंस के अंदर कुछ तो हमने स्ट्रक्चर्स किए थे, और स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, है ना? आयनिक एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन थ्योरी सा है, बताई थी। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं, कुछ ऐसी चीजें की थी। ठीक है, चलो फिर से रिवाइज करना उसे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम भाई एमओटी के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। एमओटी के क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, वो अच्छे से जरूर करना है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 लाइनें लिखवाऊंगा एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। और उसके अलावा एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट? इनमें से कौन सा कोवेलेंट है? तो देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड होता है भाई? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट है, तो यही कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, हमें पता है कैल्शियम हमेशा 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव में रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, यस। केसीएल, केसीएल भी नमक है, के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, है ना, साल्ट है ये, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। Na2S, Na पर सोडियम पर पॉजिटिव है, 2 सोडियम है जिनके ऊपर पॉजिटिव है, प्लस में सल्फर 2 नेगेटिव। तो इस तरह से ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो सारे आयनिक है, सिर्फ हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। यस, क्लियर है बेटा सबको? जी यस सर। सभी ऑप्शंस देखेंगे। देखो, जब आप एग्जाम सेंटर पे बैठे होगे तब भी एक बार सभी ऑप्शंस पे नजर जरूर डालनी होती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऑप्शन को सही मान लें और फिर कुछ और भी गड़बड़ हो जाए, कोई दूसरा ऑप्शन भी सही हो, है ना? हो सकता है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो सभी ऑप्शंस को एक बार जरूर देखें और फटाफट उसे करें। सभी ऑप्शंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बट चेक कीजिए कि है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन इज? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। ट्रिपल 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 बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक केमिकल बॉन्ड में? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2। 2 होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेट है 3 बॉन्ड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6। यस, क्लियर है ये चीज सबको? जी सर। यस है सर। ना? ठीक है, एमओटी से हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर फिर से निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। तो एमओटी करेंगे आज, उसमें भी नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करेंगे। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भाई ऐसा कंपाउंड जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों होता है। CH4 में सारे कोवेलेंट होते हैं। स्ट्रक्चर पता है CH4 का? टेट्राहेड्रल, है ना? परफेक्ट टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री और 28 मिनट, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है CH4। ठीक है, 4 ही चीजें होती हैं, सीधा सीधा। ये हमने कल डिस्कस किया था CH4 का स्ट्रक्चर, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, याद होगा सबको? यस सर। जी सर। हाइड्रोजन यस सर। हाइड्रोजन में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, CH4 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, KCl में भी, KCl में आयनिक बॉन्ड है। ये KCN जो होता है, K पर पॉजिटिव, साइनाइड पर नेगेटिव, और ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के ये जो 3 बॉन्ड हैं, ये होते हैं कोवेलेंट। यस, क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो ये यस कोवेलेंट सर। बॉन्ड है और बाकी के
ये आयनिक बॉन्ड है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया होगा, ये है ना, सिंपल सा था, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल मोमेंट दिखाएगा? तो देखो पहला ऑप्शन है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1 और 4 पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और बेंजीन है। अब मैंने इसके बारे में क्या बताया था, कल हमने डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था, है ना। एक ट्रैक्टर इधर लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर इधर लगा हुआ है, बीच में कोई सामान है हैवी, तो दोनों ट्रैक्टर की पावर सेम है, तो ये सामान किस तरफ जाएगा? जीरो, जीरो की कहीं साइड। नहीं, जीरो। है ना, कहीं नहीं जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, बी वाले में देखिए, सिस 1,2-डाइक्लोरो इथीन, इथीन, इथीन क्या चीज होती है भाई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इथीन, डबल बॉन्ड होता है। है ना। 1,2-डाइक्लोरो, 1 कार्बन पर भी क्लोरीन है, 2 कार्बन पर भी क्लोरीन है, और दोनों सिस मोड में, मतलब एक ही साइड है, ठीक है। बाकी के हाइड्रोजन लगे होंगे, डेफिनेट है, ये हाइड्रोजन लगा दिए। तो देखो एक साइड, अगर ट्रांस बोलता तो क्लोरीन यहाँ लगता, एच यहाँ लगता, ठीक है, तो ये ट्रांस हो जाते एक दूसरे के आर पार, डबल बॉन्ड के, है ना। लेकिन अब इसने सिस बोला है, तो सिस मतलब दोनों एक ही साइड है डबल बॉन्ड के। तो इसका डाइपोल मोमेंट, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन और क्लोरीन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर से भी क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दो ट्रैक्टर लगे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ओवरऑल सेंटर वाला जो सेंटर मास है वो ऐसे जाएगा। यस, क्लियर है? यस। तो इसका म्यू जो है वो जीरो तो नहीं होना चाहिए, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ आएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगी इसकी। ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पर ये चीज दिखा रखी है देखो, और हम इसको बोल सकते हैं ये पोलर है, क्योंकि इस तरफ स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, और ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो भी डाइपोल मोमेंट दिखाता है मॉलिक्यूल, वो पोलर भी होता है। पोलर मतलब उसमें डाइपोल बनेंगे, दो पोल, उसको पोलर ही बोलते हैं। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल बनेगा, तो इस तरह से वो क्या होगा, पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का म्यू जीरो नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, यानी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ होता है। नेक्स्ट उसने देखो थर्ड क्या बोला, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब सिस की जगह इसी को ट्रांस कर दिया, इसी डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर मैं सिस की जगह इसे ट्रांस कर दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं, इस तरफ हाइड्रोजन लगा दूं, क्या होगा? ये दोनों क्लोरीन ट्रांस आ गई, दोनों हाइड्रोजन भी ट्रांस आ गई। यस, ये समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। ट्रांस 1,2-डाइईन है, और यहाँ ट्रांस में इस तरफ क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, दूसरा क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है ना। दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो म्यू की वैल्यू यहां भी क्या होने वाली है? जीरो। क्लियर है बेटा ये? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल थोड़ा इसने टेढ़ा सा दे रखा, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो 2 पेंटीन, दो पेंटीन है और डाइक्लोरो है ना, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ऐसा ही है, डाइक्लोरो 2 पेंटीन, सेकंड कार्बन पर पेंटीन है, ठीक है भाई। तो देखो जरा, हालांकि ये टू यहाँ आना चाहिए था, टू इन होना चाहिए था, पेंट टू इन ज्यादा बेटर था, चलो कोई बात नहीं, जैसा इन्होंने लिख दिया। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड इसमें भी है, ठीक है। अब देखो यहां मैं CH2 CH3, इन्होंने जो C2H4 लिखा है वो ऐसे, H5 लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया एक्सपेंड करके, ठीक है, ओपन करके इसको लिखा है। यहाँ CH2 और क्लोरीन लगा हुआ है इसकी, इसी के साथ, और इस कार्बन के साथ भी क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कार्बन कौन सा है जिसके साथ क्लोरीन लगा है? हम किसको फर्स्ट कार्बन माने? या तो ये हो सकता है फर्स्ट कार्बन, या ये हो सकता है, तो भी जिसका क्लोरीन लगा उसको फर्स्ट माने। 1, 2, 3, 4, 5, यस, नेमिंग समझ में आई? तो 1 पर क्या है, ट्रांस में 1 और 2 पर डाई क्लोरो है, तो देखो फर्स्ट कार्बन पर क्लोरो है, सेकंड कार्बन पर भी क्लोरीन है, ठीक है, 1 और 2 पर डाई क्लोरो। और उसके बाद में क्या है, ये पेंट है, 1 2 3 4 5, पेंट
5 कार्बन की चेन है, 2 इन सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये नाम ऐसे होना चाहिए था। और ट्रांस में क्लोरीन लगे हैं, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो पेंट 2 इन, ये नाम होना चाहिए था इसका। इन्होंने 2 पेंटीन लिखा है कि सेकंड पर डबल बॉन्ड है, वैसे भी लिख सकते हैं बट वो थोड़ा अप्रोप्रिएट सा नजर नहीं आता। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। है ना? ठीक है, तो ये वही चीज है। चलो इसको मैं मेंशन फिर से कर रहा हूं ताकि आपको नाम यहाँ बेटरली समझ में आए। देखो ट्रांस लिखेंगे तो ऑब्वियस है, ट्रांस का ये छोटा डिजिट ही आता है 1 2। जब भी 1 और 2 मतलब नंबर लिखते हैं, नंबर के बीच में कोमा लगता है, इंग्लिश लेटर और नंबर के बीच में हाइफन लगता है, याद रख लेना। पहला डिजिट कैपिटल हो सकता है, यहाँ वो भी कैपिटल नहीं है, तो बाकी सब छोटे होंगे, सब के सब स्मॉल लेटर्स आएंगे। समझ में आया? नेमिंग थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर 2, अब देखो इंग्लिश लेटर और मैथमेटिक लेटर के बीच में हमेशा हाइफन आएगा, तो 2 यहाँ नहीं लगने वाला। ट्रांस क्लोरो पेंट, पेंट, फिर 2, फिर इन, ये होगा एक्चुअल नेम, पेंट 2 इन। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ये यस तो सर। नेम था इसका। अब इसमें देखते हैं, बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट ये शो करेगा कि नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें कि क्लोरीन इसके साथ लगा हुआ है, तो मैं अगर इस क्लोरीन को यहाँ लगा दूं कुछ ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे अट्रैक्ट करेगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे क्लोरीन इस तरफ डाइपोल मोमेंट दिखाएगा और दूसरा क्लोरीन इस तरफ दिखाएगा। यस, क्लियर Yes, है? sir. तो ओवरऑल Yes, इन sir. दोनों का रिजल्टेंट, दो ट्रैक्टर हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगभग बीच सिक में ऐसे आएगा, है ना? तो ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसका म्यू इक्वल नॉट 0, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना? तो दिस वन इज, ये पोलर है, ठीक है, दिस वन इज पोलर। पोलर है तो म्यू जो है, Note. म्यू इक्वल नॉट 0, ये 0 नहीं होगा, ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल वर्क करेगा, दैट्स इट। तो अब हमें समझ में आ गया कौन सा पोलर है कौन सा नहीं है। इसने क्या पूछा था, डाइपोल मोमेंट शोन बाय, तो कौन डाइपोल मोमेंट दिखाएगा? जो पोलर होगा वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक है? तो पहला नहीं करेगा, दूसरा वो करेगा, तीसरा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो वो नहीं करेगा, फोर्थ वो भी करेगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, है ना? sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस पेज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, अरेंज द फॉलोइंग आयन इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग रेडियस। रेडियस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। तो रेडियस देखो, दो चीजें हैं। पहला तो साइज मैटर करता है कि कौन सी शेल में है ना? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। सेकंड मायने कर रखता है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे कितना है या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला एनायन हमेशा बड़ा होता है कैटायन से। तो यहाँ मैग्नीशियम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर? 13. 13 नहीं, 12. 12 होता है। 12, यस 12, है ना? ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर रखे हैं, कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10। इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, ठीक है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। 19, ठीक है, और इसके अंदर एक पॉजिटिव तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13. 13 होता है, इसमें से 3 उड़ा दिए तो एल्यूमिनियम पर भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, इनका होता है असली कंपटीशन, ठीक है? तो भाई मैग्नीशियम 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम भी 10 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम के पास पॉजिटिव चार्ज 3 है, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है। यस, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। तो भाई इलेक्ट्रॉन सेम होने के बाद पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर ज्यादा है, यानी प्रोटॉन नंबर एल्यूमिनियम का ज्यादा है, सिंपली ये कह सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है। ये समझ में आ रहा है सबको?
तो जिसका Yes. पॉजिटिव चार्ज सेम हो बट उसका क्या हो, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो जो ज्यादा वाला है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी एल्यूमिनियम का साइज कम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, शेल भी सेम होंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो, है ना, क्योंकि शेल तो वैसे ही बढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ऐसे आएंगे। शेल सेम है फिर भी एल्यूमिनियम का साइज क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम का साइज कम हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज कम हो गया, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज कम हो गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के Yes, sir. मुकाबले, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो मैग्नीशियम स्मॉलर, एल्यूमिनियम सॉरी एल्यूमिनियम स्मॉलर, मैग्नीशियम बिगर। अब पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, 18 इलेक्ट्रॉन है। भाई 18 इलेक्ट्रॉन है तो सेम शेल तो नहीं हो सकती, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सी शेल आएगी, देखो अगर 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो 1s2 2s2 2p6, सेकंड शेल में ही खत्म हो गए। अब 18 भरने हैं तो 3s2 और 3p6 होंगे कि नहीं, ये Yes. भी, Yes, sir. तो यानी कि थर्ड शेल शुरू हो गई। भाई पोटेशियम में 1 पॉजिटिव है, तीसरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, भाई शेल नंबर बदलता है ना तो साइज अपने आप बढ़ जाता है। अगर दो एटम में शेल सेम है तो उनका न्यूक्लियस देखिए कि किसका न्यूक्लियस बड़ा है, किसमें प्रोटॉन ज्यादा है, वो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। लेकिन दो एटम्स में अगर शेल का डिफरेंस है तो जिसमें ज्यादा शेल होती है वही साइज में बड़ा होता है, तो पोटेशियम डेफिनेटली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों से बड़ा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे छोटा हो गया एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम छोटा है और उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा पोटेशियम, है ना, एल्युमिनियम सबसे छोटा, मैग्नीशियम बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा। क्लियर है? कंपेयर करना आ गया कैसे किया हमने? Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं, अब सबसे लास्ट रह गया एल्यूमिनियम सॉरी लिथियम, ठीक है, तो लिथियम को देखेंगे बेटा। अब तो लिथियम देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है, तो लिथियम पर 1 पॉजिटिव है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 ही है, तो Yes, 1s2 sir. खत्म, 1s2 फर्स्ट शेल है। भाई पोटेशियम में कौन सी थी, थर्ड शेल शुरू थी, इसमें सेकंड शेल थी, है ना, इसमें भी सेकंड शेल थी, ये तो 1s में ही खत्म हो गया, एक ही शेल है। शेल नंबर जिसका सबसे छोटा है उसका साइज सबसे छोटा होता है, तो लिथियम 1 पॉजिटिव सबसे छोटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब देखो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का सेल नंबर सेम है ना, तो जिसका चार्ज ज्यादा है वो छोटा होगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये समझ में आ गया होगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। हालांकि ये अलग अलग क्या बोलते हैं उनको, जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग पीरियड के, पीरियड तो सेम ही है नहीं, ग्रुप के अलग अलग है ना, फिर भी इनको कंपेयर किया जा सकता है, तो ये तरीका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन सोडियम एंड एजी पॉजिटिव, एजी सिल्वर होता है, चांदी, विच इज स्ट्रोंगर, लेविस एसिड एंड वाई। लेविस एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को पता है लेविस एसिड क्या होता है? नहीं सर। सर पढ़े तो हैं लेविस एसिड और बेस। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, लेविस एसिड होता है, देखिए अब जरा, लेविस एसिड लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर, सीधी सी बात है, कुछ नहीं होता, जो एक्सेप्ट करता है, और लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करने वाला, डोनेट करने वाली। है ना, तो लेविस यस बेस होता है डोनेट करने वाला। अब बात आती है कि एसिड और बेस तो हमने कर लिए, तो कोई एग्जांपल जो याद रखना है हमेशा, लेविस बेस, अमोनिया इज ए बेस, इसको रट्टा मार लो, और ये लेविस बेस होता है क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर और ये डोनेट कर सकता है किसी को, ठीक है, आसानी से। तो अमोनिया क्या हो गया, बेस होता है। और लेविस एसिड कौन से हैं, हमने BH3 का स्ट्रक्चर किया था, याद है, डाइबोरेन, जी सर। B2H6, यस सर। तो हमने इसको बोला था कि डाइमर बनाता है B2H6, क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। पूरी बोरोन फैमिली के पास p ऑर्बिटल खाली होता है, एल्यूमिनियम AlCl3 इसके पास भी एक लोन पेयर खाली होता है ना, तो यानी एक p ऑर्बिटल खाली होता है, उसके पास 2p खाली होता है, इसके पास 3p खाली होता है, एक 3p का XYZ में से कोई एक ऑर्बिटल खाली होगा।
तो यानी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं उस वैकेंट ऑर्बिटल में, और इन्हें चाहिए भी। मैंने बोला था सभी एटम क्या करते हैं, अपना लास्ट शेल भरना चाहते हैं, इस वजह से ये भी भरना चाहते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अमोनिया इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बोरोन इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, BH3। ठीक है, तो यानी अब होता क्या है, ये एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा, रट्टा मार लेना इनका, कि एग्जाम्पल अगर याद होते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वरना डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल बहुत कुछ रखता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं बनाता हूँ BH3 और यहाँ बना रहा हूँ NH3, है ना, तो NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको, बोरोन को। तो यहाँ पर होगा क्या, जब इसने डोनेट कर दिया, ठीक है, हम इसको नहीं दिखाएंगे अभी, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसका BH3, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया लेविस एसिड प्लस लेविस बेस अडक्ट। अडक्ट का मतलब ये दोनों जुड़ गए, बस सीधी बात है ना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सीधा। क्लियर है सबको? जी Yes, सर। sir. यस और सर। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। यस सर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस तो सर। ये एग्जांपल याद कीजिएगा, सीधी बात, एसिड बेस वाली रिएक्शंस का एग्जांपल अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यस BH3 सर। लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और एक लोन पेयर डोनेट करता है, बस, नथिंग स्पेशल। चलो भाई, तो यहाँ अब इसने बोला, क्या बोल रहा है ये, Ag पॉजिटिव स्ट्रोंगर लेविस एसिड कौन सा है और क्यों है, सोडियम और Ag में। तो अब हम जरा, लेविस एसिड होता क्या है ये हमें पता लग गया, लेविस एसिड होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम पॉजिटिव, देखो भाई पॉजिटिव आयन भी तो एक्सेप्ट कर सकता है ना, सोडियम पॉजिटिव Ag पॉजिटिव, ठीक है। अब सोडियम को अगर कोई OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन देने आए तो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या, NaOH बना देगा। अगर हम कहें कि NaOH बना देता है, ठीक है, इसके अंदर पानी डालते ही OH को फिर से छोड़ देता है, छोड़ देता है, पता है ना, जल्दी, क्योंकि बेस होता है, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ स्ट्रॉन्ग जी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पानी डलते ही ये दोनों आयन अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं, यही काम हम Ag के साथ करते हैं। तो AgOH, AgOH भी बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन वेरी वीक बेस, वीक बेस मतलब पानी डालने पर ये ऐसे दो टुकड़ों में टूटेगा, लेकिन कितना, कोई 100 में से 1000 में से एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा, बाकी सारे के सारे AgOH की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन NaOH क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है, सबको पता है, पूरा घुल जाता है ये। यस सर। तो NaOH जो Yes. है अगर पूरा घुल रहा है तो सोडियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है, तो यानी सोडियम ऑक्सीजन से लोन पेयर नहीं ले रहा, ले तो लेता है, जबरदस्ती उसको दे जाएगा कोई तो, लेकिन Ag अगर लोन पेयर ले लेता है उस ऑक्सीजन से तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यस, ये क्लियर है। तो ये रिएक्शन तो Yes, ऐसे sir. जाती है, और ऊपर वाली रिएक्शन अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा करेक्ट करें तो ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा दिखाना चाहिए, ये उल्टा जाती है एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है, ये ऐसे जाती है, यानी ये तो टूटा रहता है, तो ये तो लोन पेयर एक्सेप्ट कम करेगा, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और ये आयनिक बॉन्ड होता है, प्योरली आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड अगर बना रहा है तो मतलब इसने लोन पेयर लिया ही नहीं, ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन से इसने लोन पेयर लिया ही नहीं, है ना, समझ में आ रही है ये बात। ये इसके Yes, sir. साथ जरूर बैठा है पर इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। AgOH में क्या हो रहा है, Ag जो है वो साथ नहीं बैठा, उसने इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर लिया, न्यूट्रल हो गए, तो ये वीक बेस होता है, ये ऐसे टूटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा, बल्कि अगर आपने दो टुकड़ों में अगर AgOH को पास ले आए तो ये जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी Ag की ज्यादा है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सोडियम। सोडियम तो एक बार डोनेट करने के बाद वापस नहीं लेता, समझ में आ गया? Yes, sir. जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एसिड बेस पर ही है।
in the reaction I negative, I2 and I3 negative, which is the Lewis acid? इनमें से कौन सा Lewis acid है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। अभी मुझे रिसेंटली 2 दिन पहले एक फ्रेंड ने भेजा था, एलन में काम करता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे भेजा और उसने क्या भेजा, Ki, I2, Ki3, ये क्वेश्चन भेजा था, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, Ki प्लस I2 वो बनेगा Ki3। यहाँ K का कोई लेना देना नहीं, अगर आप ध्यान से देखें I नेगेटिव लिख सकता हूँ, K पॉजिटिव को हटा दो, है ना, प्लस I2, ये तो ऐसे रहेगा, इक्वल क्या बनेगा, यहाँ से भी K को हटा देता हूँ, I3 नेगेटिव। यस, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, हमारा sir. क्वेश्चन, ये हमारा ही क्वेश्चन है, I नेगेटिव, I2, K, I3, तो I3 नेगेटिव बन गया। यही सेम क्वेश्चन है, बस K लगा रखा और कुछ नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ छोटा सा लेवल का है, ठीक है, और इनका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब वो बड़ा मतलब इन्होंने 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम वो ऑप्शन पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, ये तीनों चीजें पूछी हैं। जबकि यहाँ ये क्या पूछ रहा है, लेविस एसिड कौन सा है इनमें, लेविस एसिड। भाई सबसे पहले लेविस एसिड, आसान क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन वही है, याद रख लेना, आई नेगेटिव, ठीक है, प्लस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस कीजिए। I3 नेगेटिव, तो I नेगेटिव और I2 जो है आपस में जुड़ गए, तभी तो I3 नेगेटिव बनेगा, है ना। Yes, sir. तो I और I का, Yes, अब sir. आपको I3 का स्ट्रक्चर आना चाहिए, याद रख लेना, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। I3 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है, दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और क्या होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। यस सूरज बेटा बोलिए, डाउट है कोई? नहीं, चलो ठीक है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आईआईटी में आता है, एडवांस में भी आता है कई बार, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। ये I3 नेगेटिव, I2 नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रख लेना, ये पूरी रिएक्शन रट्टा मार लो, कैसे भी करो, वट एवर यू वांट टू डू, यू शुड हैव टू लर्न दिस। तो देखो भाई I3 नेगेटिव का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, I3 नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे, हमें I2 का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आयोडीन किस ग्रुप में आता है, फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है ना, 17th Yes. ग्रुप में। तो फ्लोरीन फैमिली के पास, सबके पास 3-3 लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड पेयर होता है, जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाता है, तो ये बन गया I2 का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. इसके अंदर मुझे जोड़ना है I नेगेटिव को, तो आयोडीन पर तो 3 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल 3 लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो खाली होता है, जो बॉन्ड बनाने का काम आता है, बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास 4 लोन पेयर हो गए टोटल नेगेटिव। यस, क्लियर है? Yes, sir. जी अब सर। Yes, sir. अब एक चीज बताता हूँ कि हमें लगता है कि बस इतना ही होता है, ये तो लास्ट शेल का कमाल है इसका। तो इसमें लास्ट शेल में डी ऑर्बिटल भी होते हैं ना, डी ऑर्बिटल, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो डी ऑर्बिटल भी होगा। नाइट्रोजन के पास नहीं होता डी ऑर्बिटल, लेकिन उसके नीचे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सबके पास डी ऑर्बिटल, वो खाली पड़ा रहता है। क्यों? जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। पहले लगाते हैं क्या, फ्लोरीन, नाइट्रोजन बोला था मैं, फ्लोरीन के पास है ना 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 2p में 5, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा होता है, ये लोन पेयर का काम करेगा, ठीक है। सेकंड शेल होती है ना, पूरी सेकंड शेल, इसमें लोन पेयर कैसे निकालें, तो सेकंड शेल होती है लास्ट शेल इक्वल सेकंड शेल, ठीक है, और यही होती है वैलेंस शेल, मतलब इसी के इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसी के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, वैलेंस शेल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट शेल में, 7। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो 7 Yes, में से sir. Yes, वैलेंसी sir. कैसे निकलती है भाई, वैलेंसी निकलती है कि हम 8 टोटल, सभी पूरा भरना चाहते हैं ना, इस शेल को कंप्लीट भरना चाहते हैं, तो कितने आते हैं यहाँ 6 कर दे, तो
तो 8 हो जाएंगे, तो 8 में से 7 को माइनस कर दो, बचेगा 1। ये तो आ गया इसका वैलेंसी, ये एक बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वैलेंसी आ गया, और हमें पता है कि ये एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना। अब बात आती है लोन पेयर की। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इस तरीके को रट लो, 1 से 20 तक के एलिमेंट पर ये मेथड अप्लाई होता है, 1 to 20। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं उन पर ये मेथड अप्लाई नहीं होता, उसको अलग तरीके से किया जाता है। बट होता उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप समझ जाओगे, बट उसमें लोन पेयर वर्ड को यूज नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो लोन पेयर इसके अंदर क्या आएगा भाई, तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन तो इसका वैलेंसी बनाएगा। टोटल थे 7, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक ने वैलेंसी क्रिएट कर ली, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पेयर में रहेंगे, तो पेयर निकालेंगे तो 3 पेयर, इसलिए 3 लोन पेयर आ गए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, फ्लोरीन, sir. ओके बेटा, फ्लोरीन के साथ साथ आयोडीन भी ऐसा ही करता है। अब आयोडीन में भी लास्ट शेल, लेकिन इसमें लास्ट शेल कौन सी होगी, तो आयोडीन जो है सेकंड के बाद, देखो फ्लोरीन के बाद कौन सा पीरियड आएगा, देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। तो ये अगर इसका कौन सा था, ये सेकंड शेल थी, सेकंड शेल में था ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें थर्ड में होगा, फिर इसमें फोर्थ में होगा, इसमें फिफ्थ में होगा। यानी इसके अंदर आयोडीन में सीधा जान सकते हैं हम यहाँ से कि आयोडीन के अंदर लास्ट शेल जो फिफ्थ होगी, यानी कि 5s2 होगा और 5p5 होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आया, जैसे इसमें 2s2 और 2p5। समझ गए सभी? Yes, sir. Yes. तो इसमें भी वही 1 वैलेंसी आएगी, टोटल तो 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 वैलेंसी आएगी, 7 में से 1 माइनस करेंगे, 6/2 3 लोन पेयर आएंगे। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर ये बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें p है, 5p है, क्या सेकंड डी होता है क्या, सेकंड डी, इज दिस एग्जिस्टेड? डी तो थर्ड से शुरू होता है, No, 3d होता है, 3d होता है ना, 3d होता है, सेकंड डी नहीं होता। 3d 4d 5d, तो यहाँ पर 5d भी होगा। और मैंने आपको कल ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में तो अपना लोन पेयर इधर भेज सकता है, लेकिन वो शेल क्रॉस नहीं करता, मतलब वो 6s में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इनके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो 6s में नहीं भेजेगा वो, लेकिन 5d में भेज सकता है। यस, याद है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5d भी इनके पास खाली होता है, और ये पूरा खाली पड़ा है 5d, ये यूज नहीं करते कभी, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। तो आयोडीन के पास 5th डी खाली पड़ा है, 0 है। 5th डी के 5 ऑर्बिटल है, x² माइनस y², और ये 5d z²। ठीक है, इसके अलावा 5d xy yz zx 3 और होते हैं, 2 ये अलग होते हैं, 3 वो अलग होते हैं, पेयर्स होते हैं 2 और 3 के। T2G और EG बोलते हैं इनको, याद है? Yes, sir. Yes, sir. EG, और वो T2G का पेयर है XY YZ ZX। तो भाई इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक लोन पेयर ही आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, आयोडीन आसानी से एक लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर सकता है। यही सारी कहानी समझाने के लिए मैंने इसको बताया। अब देखो, ये आयोडीन नेगेटिव है और ये I2 है, डेफिनेटली ये अपना एक लोन पेयर इसे एक्सेप्ट दे सकता है। अब यहाँ जगह नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन ये जगह 5d में होती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए जरा, I 3 लोन पेयर के साथ, दूसरा I है, इसके पास में भी 3 लोन पेयर हैं, ठीक है, ये वाले 3 लोन पेयर हैं, ऐसे करके। और ये इस I नेगेटिव से क्या करेगा, इसके पास 4 लोन पेयर थे ना, ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, जिससे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। यस, क्लियर है? ये हो गया न्यूट्रल, Yes, sir. ये हो गया न्यूट्रल। तो ध्यान देंगे, एक्चुअल में स्ट्रक्चर बड़ा आसान लगेगा आपको। हाँ, सभी आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर बना दो और सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो। अब 3 लोन पेयर बनने के बाद ना, सभी आयोडीन्स में आप सिंगल बॉन्ड बना तो रहे हो, लेकिन ये एक बीच वाले आयोडीन के पास 2 बॉन्ड आ गए, ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 2 बॉन्ड है। 3 लोन पेयर के साथ एक ही केमिकल बॉन्ड बनाता है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से आया। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये लीनियर ही होता है। अब ये लीनियर कैसे होता है बताता हूँ, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से करना। 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो भाई ये क्या बनेगा, टोटल 5 चीजें है ना,
अगर आपने स्ट्रक्चर किए हुए हैं थोड़े बहुत भी, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, 5 चीजों वाला। कैसा होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? सेंटर में कोई मोलिक्यूल ले लो, मान लो हम आयोडीन को ही रख लेते हैं, 3 लोन पेयर है, तो मैं यहाँ लोन पेयर को ऐसे दिखाया जा सकता है, Yes. है ना, ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक यहाँ, तो ये लोन पेयर्स है, अगर मैं इन तीनों को ऐसे मिलाता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। तो ट्राइएंगुलर और Bye. बाई पिरामिडल इस तरह का नाम है ना। यहाँ पर भी एक आयोडीन लगा दो, यहाँ पर भी एक आयोडीन लगा दो, ठीक है। 3 लोन पेयर थे, तो भाई इनके पास में 3 लोन पेयर हैं दोनों आयोडीन्स के पास, बट आउटर आयोडीन का कोई मतलब नहीं है, जो सेंटर में बैठा होता है वही स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो इसी ये 3 लोन पेयर प्लस अगर मैं इनको ऐसे मिलाता हूँ तो ये पिरामिड बन गया, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा अगर इन्हें ऐसे मिलाता हूँ, तो बाई पिरामिडल, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल। यस, सबको समझ में आया स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ये स्ट्रक्चर नहीं है। ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होते हैं, जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्ट्रक्चर, Yes, तो sir. स्ट्रक्चर में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, इनको भूल जाओ, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सीधी लाइन है, तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर। यस, समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ठीक हाँ जी है, सर। तो अब इसको याद रखना, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो ये सिंपल है नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें ट्विस्ट अभी बाकी है। इसमें I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं इसको इधर वाले को सारे रब कर देता हूँ, ताकि आपकी स्लाइड जो है बड़ी ना हो जाए, ठीक है। स्लाइड जब आप ओपन करोगे पीडीएफ में तो बड़ी आएगी, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी लेफ्ट राइट से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी I3 नेगेटिव का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है, ये देखिए I3 नेगेटिव, ये I2 है, ठीक है। इसके प्लस में लगा देता हूँ ये I नेगेटिव, तो क्या हुआ, I नेगेटिव ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, बीच में ये 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 है, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो 3 लोन पेयर ट्राइएंगुलर बना रहे हैं, और I आगे ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो भाई सेंटर एटम ही होता है जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, TBP ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये सारा सारा यहाँ पे बना रखा है बेटरली, आपको वो रफ में बना के दिखाया तो आपको मिलेगा, सब टेंशन नहीं लेने का। अब I3 नेगेटिव ने क्या किया, पहले हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। अब I2 था, ठीक है, और प्लस में I नेगेटिव था, तो I नेगेटिव ने क्या किया था भाई, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था I2 को, यानी बीच वाले आयोडीन के पास में अब 3 लोन पेयर ऑलरेडी उसके पास थे, इसके पास भी 3 लोन पेयर थे, ये था हमारा I2 का स्ट्रक्चर। तो I नेगेटिव ने क्या किया था, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, जिससे इसका नेगेटिव चला गया, इसके पास 3 लोन पेयर रह गए, और इसके पास 3 ही रहेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर बना था जो कि लीनियर है। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर लोन पेयर का आदान प्रदान हो रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये I2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। डोनर कौन है, I नेगेटिव लोन पेयर डोनेट कर रहा है, I2 जो था वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेविस एसिड लेविस बेस अभी अभी मैंने बताया था, बताओ कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है, बोलिए। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ऐसे I2 लेविट I2 क्या है, अरे अभी बताया था, लोन पेयर डोनेट करने वाला कौन क्या होता है, लुइस Sir, बेस Louis base होता है. हाँ बेस होता है, तो I नेगेटिव बेस होगा, ये है बेस, और ये क्या है, ये एसिड हो जाएगा, है ना, लेविस एसिड, ठीक है। तो भाई यहां से हमें समझ में आ गया, जो डोनेट कर रहा है वो बेस होता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या पूछा, विच इज लेविस एसिड, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी I2, I2. ये है हमारा लेविस एसिड, ये एसिड है, ठीक है।
लेविस एसिड का ये एक ही बात है। तो ये है हमारा एसिड। तो भाई ये एसिड है और ये बेस है, आई नेगेटिव बेस है। क्लियर है बेटा? तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। बट ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आता है ना। यहाँ नीचे आंसर भी दे रखे हैं, I2 इज ए लेविस एसिड बिकॉज I नेगेटिव डोनेट द लोन पेयर, कोऑर्डिनेट इट्स वन लोन पेयर टू, मतलब डोनेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिर्फ इतना क्वेश्चन था। यहाँ इसने तो कुछ और ही चीजें पूछ रखी हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब क्या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है इसमें, ये बताओ। डी ऑप्शन बताइए। सेम ही क्वेश्चन है, यही चीज है। क्या इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है? क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रही है? एसिड बेस रिएक्शन ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यस सर। यस सर, हो रही है। हो रही है ना, क्योंकि एक लोन पे डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड और बेस दोनों जुड़े, क्या बना? न्यूट्रल। तो भाई क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो वही पूछ रहा है वो, कि कोई लोन पे डोनेट या एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस तो सर। यानी न्यूट्रल, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, I3 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हमने अभी अभी डिस्कस किया इसको कि कैसे लोन पे डोनेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी हो रहा है इसमें। क्लियर है? ये ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जरा, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे चेक करते हैं भाई? इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके। I पर नेगेटिव चार्ज है, I2 पर 0 है। इसका नेगेटिव है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। याद रखना, जब कोई भी चीज प्योर फॉर्म में होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो, चाहे गैस हो। I से आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि I के अलावा कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब बात करते हैं, फिर यहाँ एक कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगी, K पर 1 पॉजिटिव है, I3 पर 1 नेगेटिव है। अब ये I3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको 1 नेगेटिव माने इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अंदर की बात लेते हैं, यहाँ अंदर आपको जाना पड़ेगा। ये रहा मॉलिक्यूल। इस आयोडीन को, आयोडीन के साथ में बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। यस, क्लियर है? यस सर। इस आयोडीन का भी आयोडीन के साथ, खुद के साथ ही बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। ये आयोडीन दोनों आयोडीन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, बट चार्ज है नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि इसमें चार्ज है। समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। है ना। तो अब देखिए, I0 से I2 0 से क्या बन रहा है? -1 भी बन रहा है। I नेगेटिव से -1, तो आपको क्या लगता है? I नेगेटिव 1 नेगेटिव ही रह गया? नहीं, I नेगेटिव ने तो अपना लोन पे डोनेट किया था ना, यही तो था जो डोनेट कर रहा था, ये नेगेटिव था पहले। तो मतलब I नेगेटिव नहीं है, कोई दूसरा आयोडीन नेगेटिव बन गया है। ये कंफर्म है ना? यस सर। तो कोई दूसरा बन गया, तो मतलब Yes, दूसरा, sir. पहले तो 0 था, तो इस आयोडीन पर पहले 0 चार्ज था, अभी इस पर -1 हो गया, तो 0 से -1 में जा रहा, तो क्या करेगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन Yes, होता है, तो इस आयोडीन ने कर दिया रिडक्शन। और ये I पहले नेगेटिव था, इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, ये 0 हो गया, तो इस I के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस और सर। ये आयोडीन 0 था पहले भी, अब भी 0, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस होती हैं, तो दोनों ऑप्शन ये भी सही है। याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन आपको नजर आ जाए गलती से कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो लेने वाला भी बैठा होगा रिएक्शन के अंदर ही। ऐसा कभी नहीं होता कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन नहीं है। क्या हवा में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए क्या? जिसने दिए कोई दूसरा ले रहा है, तो रिडक्शन पक्का होती है। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन को सही मानते हैं, तो रिडक्शन अपने आप सही हो जाता है, उसको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। समझ में आ गया भी सबको? तो यानी ये Yes, sir. चारों ऑप्शन, इस Yes, रिएक्शन sir. के चारों ऑप्शन सही हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, लेविस एसिड बताना था। यहाँ लेविस एसिड नहीं पूछ रखा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन उसी फॉर्म में पूछ रखा। न्यूट्रलाइजेशन, भाई एक लोन पे डोनेट कर रहा है I नेगेटिव, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये अडक्ट बन रहा है। तो डोनर जो होता है, लोन पे डोनर, वो बेस है, एक्सेप्टर एसिड है, और दोनों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो
तो एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये तो था आई नेगेटिव का, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, दिस वन I3 पॉजिटिव। इसमें देखिए क्या हो रहा है, I3 पॉजिटिव में, I3 पॉजिटिव में आयोडीन I2 लिया मैंने, है ना, और I पॉजिटिव लिया। आयोडीन को तो वैसे ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आयोडीन तो वैसे ही रहेगा, 3 3 लोन पेयर। I पॉजिटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था ना जो शेयर करके बॉन्ड बनाता था, अब ये नहीं है, सिर्फ 3 लोन पेयर हैं। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब होगा क्या, ये अब पहले तो आई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहा था ना, आई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना। अब क्या होने वाला है, ये प्लस में था इसके, आई नेगेटिव अपना लोन पे डोनेट करता है, ये रहा, ये लोन पे डोनेट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा रिवर्स हो रहा है, ध्यान दे लेना, है ना। अब वो रिवर्स में क्या हो रहा है, I2 का मॉलिक्यूल जो है वो डोनेट करेगा I पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेप्ट करेगा। I2 का मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा है तो इसके तो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे 3 लोन पेयर विद 1 इलेक्ट्रॉन, बट ये बीच वाले आयोडीन के साथ अब क्या हुआ, पहले बीच वाले पर नेगेटिव बन रहा था, बीच वाले पर पॉजिटिव बन रहा है, तो बीच वाले आयोडीन के साथ क्या हो गया भाई, 2 लोन पेयर रह गए उसके और 2 बॉन्ड बन गए, तो इस तरह से बीच वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, ध्यान दे लेना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक, 3 लोन पेयर थे विद 1 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो अब भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो केमिकल बॉन्ड तो इधर बना ही हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इसको दे दिया, इस आयोडीन को दे दिया, तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सेंट्रल एटम देखो, 2 तो केमिकल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 2 केमिकल बॉन्ड विद 2 लोन पेयर। वाटर का स्ट्रक्चर याद रखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, याद है? यस सर। इसमें क्या होता है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, तो ये बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा या छोटा होने से बॉन्ड एंगल बदल जाता है। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल होना चाहिए ना, 4 चीजें जुड़ी हुई है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन क्योंकि लोन पेयर को तो स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं करते, तो सिर्फ रह गए बॉन्ड पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर का, वी शेप और बेंट। वी शेप कह सकते हैं, उल्टा वी बन रहा, भले ही इसको तो पलट भी सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बेंट, बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे वाटर का। तो इस तरह से याद रखिएगा, वाटर के जैसा ही स्ट्रक्चर हो जाता है I3 पॉजिटिव का। तो यहाँ I3 पॉजिटिव किस पे पॉजिटिव आएगा, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये Yes. I3 पॉजिटिव क्या होता है, वी शेप या बेंट होता है, I3 नेगेटिव लीनियर होता है, दोनों के अंदर एक में 3 लोन पेयर हैं, ठीक है, एक में 2 लोन पेयर हैं, और दोनों के स्ट्रक्चर ध्यान से करना, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। और ये कह सकते हैं कुछ कुछ मेंस लेवल, कुछ कुछ एडवांस लेवल, यानी एडवांस लेवल को टच करता हुआ स्ट्रक्चर है। इसके 2 क्वेश्चंस बन रहे थे, एक रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे याद आया कि मैं बच्चों को ये करवाया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको इसके साथ ही चिपका देते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग LiF लिथियम फ्लोराइड एंड LiI लिथियम आयोडाइड, दोनों के नेचर ऑफ बॉन्डिंग में। भाई फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड बनाता है, सबको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन LiF आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और LiI क्या बनेगा, I जो है I नेगेटिव या I पॉजिटिव दोनों बना सकता है। कैसे, आयोडीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, अकेला एटम मॉलिक्यूल नहीं, आयोडीन अकेला एटम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयोडीन का, पता है किसी को? एटॉमिक नंबर जानता है क्या कोई? आयोडीन पीरियोडिक टेबल ओपन करके देख लो यार, पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा आयोडीन का एटॉमिक नंबर, दिखा किसी को? 53 यस 53 ठीक है, तो आयोडीन जो है वो 53 एटॉमिक नंबर होता है। तो अब यहाँ से ध्यान देना, एटॉमिक नंबर 53 जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने 53 होते हैं, अगर पॉजिटिव बना दोगे 54 हो जाएंगे और 52 हो जाएंगे, नेगेटिव बना दोगे 54 हो जाएंगे। तो आयोडीन बड़ा एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले भी देता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट भी कर सकता है, वो बड़ा है, हैवी बंदा है,
है ना, काफी हेल्दी बंदा है यूं कह सकते हैं, और उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कोई लेने के लिए आता है, कहता ले जा भाई, ले इलेक्ट्रॉन ले निकल। कोई उसको डोनेट करना चाहता है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले, कहता ठीक है छोड़ जा कोई बात नहीं। वो दोनों के साथ सेम बिहेव करता है। इसलिए गुड लिविंग ग्रुप भी होता है आई नेगेटिव। आई नेगेटिव अगर किसी के साथ चिपका हुआ है वो आसानी से छोड़ के चला जाता है ना। तो आई नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, ऊपर से नीचे कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर बढ़ते हैं ना। इसमें हैलोजेंस में, हैलोजन अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, हैलोजन जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो नीचे वाले हैं वो कोवेलेंट बनाएंगे। तो आयोडीन तो सबसे नीचे आता है। इसके बाद एस्टेटाइन आता है जो रेडियो एक्टिव है, तो उसका ज्यादा बॉन्डिंग चेक नहीं की जाती। समझ में आ गया भाई। तो आयोडीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सीधी साफ चीजें। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक मेन चीज जो हुई है, मैं अब फिर से बता रहा हूँ, I3 नेगेटिव I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, उसमें कितने लोन पेयर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ये चीज मेन थी। और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिएक्शन में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही होगा। ऑक्सीडेशन अगर नजर आ गया तो रिडक्शन पक्का है, अगर रिडक्शन नजर आ गया तो ऑक्सीडेशन पक्का है, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो दूसरे ने एक्सेप्ट जरूर हुई है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। देखो रिड्यूस होना मतलब छोटा होना। किसी से कुछ आप उधार ले रहे हो तो आप छोटे बन जाओगे, आप रिड्यूस हो जाओगे, तो वो रिडक्शन कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन कर रहा है। यस, क्लियर है ये बात सबको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना। तो रिडक्शन का मतलब छोटा होना होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब बड़ा होना है। इसका एक सिंपल लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से एक दिन 100 रुपए उधारे ले लेते हैं, अगले दिन उसको 100 रुपए वापस दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल हो गए आप। लेकिन नेक्स्ट डे 100 रुपए वापस लेने के बाद आपका दोस्त आपको बोलता है कि मुझे बाइक दे तेरी, मेरे को तेरी बाइक चाहिए या स्कूटी दे, है ना, गर्ल्स के लिए। अब आप उसको स्कूटी या बाइक से मना नहीं कर पाएंगे, क्यों, कल उसने आपकी हेल्प की थी। अब देखिए आपने उसको वापस दे दिए पैसे, लेकिन उसके बावजूद सोचने वाली बात, आप उसको स्कूटी देंगे, वो मान लीजिए 1 घंटा लगा के आता है मार्केट में, तेल फूक के आएगा फ्री का, है ना। और हो सकता है 50 रुपए का तेल आपका लगाया है, 100 रुपए का लगाया है, तो आपके घर से 100 रुपए लग गए या 50 रुपए लग गए, जबकि वो वापस नहीं देगा वो पैसे, उसने हेल्प की थी और आपको कितना बड़ा घाटा देगा। मतलब अब वो आप पर एहसान कर दिखाएगा कि मैंने, अगर आपने बाइक नहीं दी, स्कूटी नहीं दी, तो वो बोलेगा भाई कल मेरे से हेल्प लेने तो बड़ा जल्दी आ गया था, आज मुझे जरूरत पड़ी तो नहीं दे रहा ना। तो किसी से एक्सेप्ट करने से कितना बड़ा भार चढ़ता है ये आप सोच लीजिए। किसी को डोनेट करना ही अच्छा है, किसी से एक्सेप्ट करना तो बहुत बुरा होता है। क्लियर है बेटा, yes, sir. समझ गए। Yes, तो sir. ये Yes, sir. इसलिए किसी से कोई चीज लेनी नहीं चाहिए, किसी को कुछ दिया जा सके, डोनेट किया जा सके, कुछ बेटर है। तो डोनर बड़ा होता है, एक्सेप्ट करने वाला रिड्यूस करता है, छोटा होता है। ये हमेशा याद रखने का तरीका है। इसलिए ऑक्सीडेशन मतलब कोई डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब कोई छोटा हो रहा है, तो मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब उसकी बाइक तो गई, है ना। तोड़ के भी ले आएगा तब भी अगला एहसान दिखाएगा, 6 महीने तक एहसान दिखाता रहेगा, मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे, ठीक है। वैसे सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। वरना कुछ लोग तो ये मानते हैं ठीक है यार 100 रुपए दिए थे वापस मिल गए, इसमें क्या एहसान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैंने तेरे को जरूरत के टाइम दी थी, मैं ना देता तो तेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता, तू मर ही जाता, है ना। एक कईयों का स्टाइल होता है। तो सब तरह के लोग हैं लाइफ में, तो वैसा ही कुछ है भाई। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं एमओटी की, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ भी नहीं है, एमओटी, जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और वो ध्यान देनी है आपको, ठीक है। अब मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, अबव 14, अगर दो एटम्स में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब ये देख लेना, याद कर लेना, सिग्मा 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिल्कुल 2 आते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो एक ही भरेंगे, बाद में भरेंगे इसको। फिर सिग्मा स्टार 1s, स्टार वाले मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। ये पढ़ रखा है सबने, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिग्मा स्टार 1s, आप इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हैं, वो जो
ऐसे करके ऐसे डायग्राम सा बनाते हैं, वो भी एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं होती उसमें। फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, स्टार थोड़ा छोटा बनाएंगे ना, सिग्मा स्टार 2s, ये तो सेम है 1s 2s, उनके साथ सिग स्टार भी लग गया, सिग्मा वाले भी आ गए, स्टार वाले भी आ गए। अब इसके बाद नीचे क्या लिख रहा हूं, अब ये चीज ध्यान देने वाली है। फिर बनता है सिग्मा 2p z। अब ये z क्यों बन रहा है, x और y कहाँ गए, x y भी बनेंगे, लेकिन सिग्मा 2p z को मतलब पहला बॉन्ड जब बनता है p ऑर्बिटल का, हम मानते हैं कि वो x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग नहीं, z एक्सिस के अलोंग बनेगा। तीनों एक्सिस सेम होती हैं, कोई फर्क नहीं है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, लेकिन हम मानते हैं कि पहला बॉन्ड इसी एक्सिस के अलोंग, तो मान ले मैं x मान रहा हूँ, कोई दूसरा स्टूडेंट y मान रहा है, कोई तीसरा स्टूडेंट z मान रहा है, कंफ्यूज कर देगा वो, सबके डायग्राम अलग अलग, नाम अलग अलग आएंगे। तो साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि पहला बॉन्ड हमेशा z एक्सिस के अलोंग ही बनाना है, तो इसलिए सबसे पहले z एक्सिस वाला बॉन्ड हम दिखाएंगे, दिखा कोई भी सकते हो, सब बराबर होते हैं, बट जनरली साइंटिस्टों ने सबको एक मत होके ठीक है डिसाइड किया कि यही बनेगा। क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. तो इसलिए पहले Yes, z sir. दिखा दिया, तो देखो 1s खत्म हो गया, 2s खत्म हो गया, अब 2p आ गया, 2pz बन गया, मतलब पहला बॉन्ड देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ऐसे बनता है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये है Yes, सिग्मा sir. प्योर बॉन्ड। अब पाई बनाना हो तो दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा, तो भाई ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तीसरा बॉन्ड भी पाई बनता है यहाँ पर, पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो तीनों एक्सिस देखेंगे तो ये तीसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो तीसरा भी पाई बनता है। पहला बॉन्ड सिग्मा हमेशा बनेगा, बाकी दोनों पाई। तो अब हम पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो देखिए पाई 2px, और दूसरा एक और पाई बनेगा, तीसरा बॉन्ड पाई 2py, और इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, क्योंकि दोनों बॉन्ड पाई हैं, दोनों सेम एक्सिस के हैं, है ना, एक्स और वाई एक्सिस में डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड भाई ऑब्वियस है एनर्जी कम हो जाएगी इसकी, एनर्जी लेवल दिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, पाई स्टार भी तो बनेगा, तो यहां हम पाई स्टार बनाएंगे, पाई स्टार, तो सिग्मा स्टार, इसका इसका स्टार कहाँ गया, इसका स्टार सबसे लास्ट में आएगा, 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py, और अब लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, इसे नीचे लिख देते हैं, चलो सबसे लास्ट में नहीं, यही लिखते हैं, सबसे लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। बस ये लाइन अगर आपको याद हो गई, समझ लो एमओटी आ गई, खत्म, एमओटी इस लाइन पर खत्म हो जाती है। इसके बाद छोटी छोटी दो चीजों का ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी आनी चाहिए, ये मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं। तो भाई ये होता है अबव 14, 14 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, अगर बिलो 14 हो तो उसके लिए बिलो 14 नहीं आता है, तो हम ये लिखते हैं कि 14 से कम है इलेक्ट्रॉन या 14 के बराबर हो, ठीक है, 14 से कम हो या 14 के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन्स हो, बराबर भी तो चलेगा, 14 को छोड़ थोड़ा सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाती है, सब कुछ सेम रहेगा। पता है क्या फ्लिप होता है, सिर्फ ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे, पहले दोनों पाई वाले आएंगे, बाद में सिग्मा, बस इतना फर्क हो जाएगा। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, और मेरे साथ साथ लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, याद रखना। 1s सिग्मा 1s, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, 1s तो सिग्मा ही बनाता है, और सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा, अब यहां पर सिग्मा 2pz मत लिख देना, ये नहीं लिखना है, पाई आएगा, बस ये फ्लिप हो जाएगा, पाई पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, फिर इसके बाद ये आएगा सिग्मा वाला, सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार आएंगे, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसके बाद पाई स्टार 2px, या समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. और इसकी एनर्जी Yes, इक्वल होगी Yes, पाई sir. स्टार 2py। फर्दर ऑन
एक्स और वाई हो गए, फिर लास्ट आएगा सिग्मा स्टार Star 2pz. जेड। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है इनके, ऐसे इंक्रीज होगा एनर्जी लेवल, जहां बराबर लिखा है तो वहां बराबर है। तो देखो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बिलो वालों में ये इनका ऑर्डर फ्लिप हो गया और ऊपर भी इनका ऑर्डर फ्लिप हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, याद रखने का तरीका क्या है, देखो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता होता है, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में पी शेल में सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई जेड। तो जेड एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर मान लिया, तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस सबसे पहले बॉन्ड बनाएगी, वो तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगी, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, पाई बॉन्ड बाद में बनेगा, दोनों पाई बॉन्ड बाद में बनेगा। तो ये तो है अबव 14, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अगर 14 से नीचे इलेक्ट्रॉन हो तो बच्चे अंडर 14 नहीं होते, छोटे बच्चे, वो क्लास में टिकते नहीं, वो शरारत करते हैं, वो अपना ऑर्डर बदल लेते हैं। वो पाई बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाती है, बनेगा तो पहले सिग्मा बॉन्ड, बट एनर्जी कम हो जाती है। हम एनर्जी लेवल के हिसाब से लिख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं पहले पाई बॉन्ड बन रहा बाद में सिग्मा, बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एनर्जी कम हो जाती है, बनेगा पहले सिग्मा ही। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो समझ लो अब Yes, एमओटी sir. पूरी हो गई। अब हम इसको ना फिल करना सीखेंगे, ध्यान देना कौन कौन से मॉलिक्यूल कैसे कैसे भरते हैं, अब वो बताऊंगा कि 14 का मतलब क्या है। तो मान लीजिए अब मुझे N2 मॉलिक्यूल बनाना है, N2। तो मुझे पता है नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, दूसरे नाइट्रोजन में कितने होंगे 7, क्या बना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 14। 14 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, 14 या 14 से कम वाले के लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। तो मुझे 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो इसके अंदर भरूंगा मैं। कैसे भरा जाएगा, दो दो करके भरना शुरू कर दो, दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे, सभी ऑर्बिटल में दो ही आते हैं। बस 14 तक काउंट करना आपको, दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 दूना 12 हो गए, और 2 14। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. आगे ये नेक्स्ट वाले Yes, दिखाने sir. नहीं, ठीक है, ये नेक्स्ट वाले आपको दिखाने ही नहीं है। अब इसमें भर दिया, क्या क्या नया ढूंढ लिया हमने। अब हम ढूंढेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने और एंटी बॉन्डिंग कितने, जो भी स्टार लगा हुआ वो एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, बस। तो 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 4, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10. बॉन्डिंग ढूंढो कितने हैं, 2 ये रे, 2 ये रे, 4 और 6 नीचे, 10 10, दोनों को माइनस कर दो। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन में। तो बॉन्डिंग 3 थे आए. 10, एंटी बॉन्डिंग है 4, डिवाइड में आ जाएगा 2, है ना, कितने बने 6/2, 3। ठीक। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बताती है एमओटी। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लगता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, स्टार और नॉन स्टार वालों को माइनस कर दो बस, ठीक है। अब बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन में वापस वो कर रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने हैं, सिर्फ एक नहीं बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर। अब मुझे ये पता लगाना है कि क्या इनमें से कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हो। सब में 2 है भाई, यहाँ तो सब में 2 थे ना। Yes, sir. अगर सब में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम बोलते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है रिपेल करेगा। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा अच्छे तरीके से। अगर कोई डायामैग्नेटिक होता है तो इसका मतलब है कि वो रिपेल करेगा, किसको रिपेल करेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अकेला मिल गया, पैरामैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला मिल गया तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. अब इसका Yes, मतलब sir. क्या है, Yes, हम sir. पैरामैग्नेटिक एग्जांपल भी देखेंगे। तो N2 का मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है, पता लग गया होगा। अब बात करते हैं ये होता क्या है। दुनिया में कोई भी चीज है ना, या तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे, सब 2 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सभी ऑर्बिटल में, या फिर हो सकता है कि किसी ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाए, बच सकता है ना। Yes, sir.
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कि वो पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी, और डाया का मतलब है मैग्नेट उसको रिपेल करेगी। तो देखो हमारी बॉडी में भी या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है तो हम पैरामैग्नेटिक हो गए। तो या तो मैग्नेट हमारी बॉडी से चिपकनी चाहिए या फिर मैग्नेट रिपेल करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी कंडीशन तो है ही नहीं ना न्यूट्रल वाला काम। तो क्लियर है? Yes, sir. प्लास्टिक है, दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा है, ठीक है, कांच है, मिट्टी है, जो भी चीज है वट एवर द थिंग, सभी में या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा हर मॉलिक्यूल या आइटम में जिसमें। तो या तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल। तो मैग्नेट तो लोहे के अलावा ना तो किसी को अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है। तो क्या ये थ्योरी गलत है? सोचिए, इज दिस द रॉन्ग थ्योरी? हाँ भाई, ये थ्योरी रॉन्ग नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? थ्योरी बिल्कुल सही है। एक्चुअल में हम जिस मैग्नेट से उसको मेजर कर रहे हैं वो मैग्नेट बहुत वीक होती है। आपने सीटी स्कैन वाली मशीन देखी होगी फिल्मों में, Yes, sir. टीवी में। उसमें क्या करते हैं, Yes, आदमी को sir. अंदर लेके जाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेटिक इमेजेस बनाते हैं मैग्नेटिज्म से चेक करके। अगर उस मशीन को फुल ऑन पूरा फुल पावर के साथ चलाएं तो उसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई हो जाता है। उतने हाई मैग्नेटिज्म पर आप किसी भी सब्सटेंस को उस मशीन के पास लेके जाएंगे, उससे भी हाई वाली मैग्नेट बनाई जा सकती है, तो उस मशीन के पास लेके जाएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, या तो उससे अपने दूर दूर फेंक देगी या फिर उसको अट्रैक्ट कर लेगी। हमने देखा कि उस मशीन में अगर एप्पल रखा जाता है फुल ऑन उस पे करके, तो एप्पल को वो चारों तरफ से रिपेल करती है, तो एप्पल बीच में अटक जाता है हवा में, चारों तरफ से रिपेल करती है, तो एप्पल क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हाई लेवल की मशीन है, वैसे तो मैग्नेट उसको रिपेल नहीं करती एप्पल को, आप एप्पल के पास रखेंगे, लेकिन हाई वैल्यू वाली मशीनें ऐसा करती हैं जिनका हाई वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यानी दुनिया में हर चीज या तो अट्रैक्ट होने वाली है रिपेल होने वाली है, और वो इससे पता लगता है, एमओटी से। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने N2 का मॉलिक्यूल तो कर लिया। अब अगर मैं ये कहूँ N2 पॉजिटिव बनाना है आपको, N2 पॉजिटिव मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो एक नाइट्रोजन के पास है, दूसरे के पास 6 हो जाएंगे, कितने हो गए, 13। Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, इस 13 नंबर को आप 14 से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं ये गलत होगा। क्यों भाई, हमें न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है। 7 + 7 अभी बन रहे हैं 14, तो भाई ये वाला रूल लगेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भले ही वो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन रूल तो न्यूट्रल वाला ही लगेगा। ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ हम न्यूट्रल वाला ही रूल लगाने वाले हैं। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, तो भाई इसी में भरूंगा। तो 2 2 2 2 10 हो गए, 2 12 और 1 13, ऐसा नहीं, गड़बड़, अभी 10 हो गया ना। एक एक तो एक इसमें एक आएगा 6 तो 8 तो 10 मतलब एक और में यहाँ 12 और दो एक यहाँ पे सर ठीक है। 2pz सिग्मा हाँ 2pz में एक आएगा। बस 2pz में एक आ गया, ठीक है, बाकी सब में 2 2 है। तो भाई क्या हुआ, अब देखो बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी भी 4 ही एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में कितने अब सर 9 9 रह गए, चाहिए। 9 - 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 5/2, 5 2.5। तो अब बॉन्ड हाँ ऑर्डर जी क्या हो गया, कम हो गया, पहले सर 3 था अब पैरामैग्नेटिक। 2.5। क्लियर है बेटा? sir. Yes, sir. yes sir तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर का पता लगता है, N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। अब बात करते हैं N2 पॉजिटिव के अलावा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या होता है भाई, O2, ये सारे आपको निकालने हैं। अब ध्यान देना, N2 पॉजिटिव, ठीक है, खुद ये सारी बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तभी नाम याद होगा। फिर उसके बाद O2 नहीं, N2 नेगेटिव भी, N2 नेगेटिव, ठीक है, फिर O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सब आपको भरकर देखने हैं, इनका सबका डायामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म बनाना है। क्लियर है? तो हम Yes, अब sir. ऑक्सीजन वाला देखते हैं। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, अभी ऑक्सीजन का O2 का ले रहे हैं, 8 + 8, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं ना, और 8 होते हैं ना, इसमें 2 एटम है, तो 16 हो गए। 16 मतलब वो 14 से ज्यादा बन रहा है। अब चाहे आप पॉजिटिव वाला देख रहे हो, चाहे नेगेटिव वाला देख रहे हो, चाहे 2 नेगेटिव वाला,
लेकिन चेक इलेक्ट्रॉन करने तो 16 वाले के हिसाब से करेंगे। बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, 16 में से ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कितने बचे, 14 बच गए। भले ही 14 आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन में हमेशा ये वाला यूज नहीं होने वाला, ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यूज। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो 16 बन रहे थे, हम न्यूट्रल एटम के हिसाब से ही चेक करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए जरा इसी के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले में 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं यहाँ अबव 14 में। तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, तो ऐसे भरा जाएगा? नहीं, जब सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल होते हैं ना, ये 2 सेम एनर्जी वाले हैं इधर और इधर, तो पहले एक एक भरो, एक एक भर दिया फिर दूसरा आएगा। ये समझ में आ गया सबको? आप सिर्फ इसमें 2 नहीं भर सकते कि ये खत्म कर दिया, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है तो दोनों में एक एक आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब जरा काउंट Yes, कर लो, sir. 16 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए, तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 ये रे 2 ये रे 4 और 2 ये 6 एंटी बॉन्डिंग। तो भाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6, बॉन्डिंग कितने हैं? तो मैं सीधा लिख दूं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 है बॉन्डिंग। तो 10 बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है 6, डिवाइड में आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना बन गया? 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है। यहाँ 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब बड़ी बात ये आती है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तो हम कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन 2-2 लोन पेयर होते हैं। वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये दोनों बताती हैं कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। लेकिन सिर्फ एमओटी है जो ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक बताती है। तो दोनों में से सही क्या है? भाई एमओटी थ्योरी सही है, क्योंकि सच में हमने देखा ऑक्सीजन को अगर हम सॉलिड बना देते हैं और उसके सामने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आते हैं तो ऑक्सीजन उसको अट्रैक्ट करती है, और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है भाई, डायमैग्नेटिक तो रिपेल करता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये थ्योरी, ये इस थ्योरी ने प्रूव किया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब O2 तो भर दिया हमने, O2 2 पॉजिटिव भरूं तो मतलब 16 की तो जगह सर जो हमारा वेस्पर थ्योरी ने प्रूव किया था डायमैग्नेटिक, तो वो भी सही है क्या गलत है? गलत है बेटा। वो वेस्पर थ्योरी ने डायमैग्नेटिक, वेस्पर या वीबीटी ने गलत प्रूव किया था। हमने बाद में देखा एक्सपेरिमेंटल कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता पैरामैग्नेट। है ना, तो वो वही सच है। तो फिर क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो बताता है, तो फिर एमओटी ने सर। उसे एक्सप्लेन किया था कि भाई एमओटी एक्सप्लेन कर सकती है उसे, वीबीटी नहीं कर सकती। तो वीबीटी का ये ड्रॉबैक है कि वो पैरा और डायमैग्नेटिक को नहीं एक्सप्लेन कर पाती है हाँ अच्छे जी से, सर। एमओटी ऐसा कर पाती है। ठीक है, अब बात यस करते सर। हैं O2 2 पॉजिटिव भर रहे हैं। अब देखो O2 2 पॉजिटिव में 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, 7-7 हो जाएंगे दोनों में, 7-7। लेकिन फिर भी हम देखेंगे 16 के हिसाब से, 14 के हिसाब से नहीं देखेंगे। क्यों? किसमें भरना है, इधर वाली में या इधर वाली में? भाई ऊपर वाली में भरा जाएगा न्यूट्रल एटम के हिसाब से। तो इसमें अब हम 14 इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 भरे गए पूरे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करो। तो 2 10 4 2 6 2 8 और 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने? अब ये देखो 4, 4। 4 डिवाइड में 2 आ गया, 3 आ गया। 3 तो देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव, दूसरा ऑक्सीजन पॉजिटिव, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये समझ में आ गया? यानी Yes, O2 2 पॉजिटिव क्या होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा, वेरी स्टेबल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये स्टेबिलिटी भी डिफाइन करती है एमओटी कि ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। O2 के मॉलिक्यूल से O2 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। डबल को तोड़ा जा सकता है। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब ये देखिए, क्या ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है ना? यस, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो भाई ये पैरामैग्नेटिक भी है और इसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये है वो मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे हेल्प करती है हमारी एमओटी। तो हम ये भी बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप बाकी के सारे मॉलिक्यूल खुद कर सकते हैं। यस, सर।
है ना। तो जी क्या क्या सर। ढूंढना है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये ढूंढना है और बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है, बस यही। और ये दो ही चीजें हैं, एमओटी आपकी खत्म होगी। इसी चीज को बुक में डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। इट्स योर चॉइस कि आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो, है ना। लेकिन डायग्राम में टाइम लगता है बनाने में और डब्बे से बनाते फिरोगे, ये सही है। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ सर करेंगे, है ना। सर आ गए क्या? हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ। हिमांशु सर, ठीक है, जी, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं बेटा। नो सर।